Hello everyone, this side Siddharth. First of all, sorry all of you because of the delay in uploading this video. So, and the other thing is that this will be the very important part of the drafting. And yes, of course, today drafting of the communication will be finished. और हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सबसे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर प्रेस कम्युनिके, प्रेस नोट एंड एंडोर्समेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज कि जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। वो क्वेश्चन मैं कहाँ से जुगाड़ किया हूँ, आई वॉन्ट टू रिवील इट, बट डेफिनेटली या तो आपको सेम क्वेश्चन विल बी कैन बी सीन इन योर एग्जामिनेशंस और एल्स द थीम विल बी द सेम। तो जितने क्वेश्चंस यहाँ मैं डिस्कस करूंगा उनको रट लेना, यू विल सी इन योर स्किल टेस्ट सेम एज इट इज। सो सबसे पहले, जैसे मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या क्या कब यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, दैट विल बी द फीचर्स, आईडी नोट, प्रेस कम्युनिके, प्रेस नोट एंड एंडोर्समेंट। एक चीज पहले क्लियर कर दूं, प्रेस कम्युनिके एंड प्रेस नोट का जो अगर आप कहीं पे भी जाओगे ऑफिशियल इसका फॉर्मेट क्या होता है कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। CSMOP में 2022 में क्या हुआ था, प्रेस कम्युनिके का जो ऑफिशियल फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया गया था वो अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरीके से मिनट्स का भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट्स के लिए जो आपका फॉर्मेट होगा दैट विल बी द सिमिलर। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बस डिफरेंस पता होना चाहिए कब प्रेस कम्युनिके करना है, प्रेस नोट। तो कैसे पता चलेगा हम प्रेस कम्युनिके बने या प्रेस नोट्स, तो उसमें एक ही चीज करनी है, जब भी आप प्रेस कम्युनिके या प्रेस नोट लिखो उससे पहले आप मेंशन कर देना जो भी ड्राफ्ट बनाओ। जैसे प्रेस नोट बना रहे तो सबसे टॉप पे आपको क्या शो करना है, प्रेस नोट। कैसे करना है वी विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे वीडियो में ट्राई टू बी वेरी पेशेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी नोट के बारे में देखते हैं कि कब यूज होती है। मैं हमेशा बता रहा हूँ जब भी कंसुलेशंस की बात होती है एंड दैट इज रिलेटेड टू योर इंटर डिपार्टमेंटल। अब आप कहोगे सर लेटर भी तो हो सकता है, ठीक है, और ऑफिस मेमोरेंडम भी हो सकता है। तो मैं इसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि लेटर कब होगा, ऑफिस मेमोरेंडम कब होगा, आईडी नोट कब होगा एंड ऑफिस ऑर्डर कब होगा, पता चल जाएगा। प्रेस कम्युनिके क्या होता है, जैसे मान लो कि पीएम मोदी है, पीएम मोदी कोई पॉलिसी पे चर्चा की है और एक मीटिंग हेल्ड हुई, वो चर्चा सीधा आपको लोगों तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है। एंड यू सेड कि जैसे जो भी हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या करेंगे, मीडिया हाउस को या प्रेस PIB को भेजेंगे, ठीक है। PIB को वो बोलेंगे कि जैसे हम ये फॉर्मेट प्रोवाइड करवा रहे हैं वैसे कि वैसे आपको PIB में पब्लिश करना है। तो ये होता था है। एक चीज बता दूं, PIB के अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो कभी कभी एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल के बाद में काफी वैकेंसीज तक निकलती है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती है या स्कीम में इनरोलमेंट करने के लिए, तो वो एज इट इज होता है। उसमें मीडिया का इतना ही रोल होता है कि मीडिया सिर्फ पब्लिश करती है, क्या करती है, पब्लिश करती है, वो उसमें चेंज नहीं कर सकती, यानी कि अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। जो भी न्यूज़पेपर है या कोई भी मीडिया हाउस है, लैंग्वेज विल बी द सेम एज ऑफिशियल या ऑफिस विच हैज इंस्ट्रक्टेड और डायरेक्टेड, समझ लो। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ऑफिशियल मीडिया टेक्स्ट है दैट विल बी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, किसको भेजेंगे, ऑफ कोर्स हम प्रेस को भेजेंगे, जो भी प्रेस होगा, PIB हुआ वो हुआ। प्रेस नोट्स में क्या होता है, हम एडिट करते हैं, यानी कि जो मोदी जी ने इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए दी है, PIB क्या करेगी, अपनी सहूलियत के हिसाब से कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, किस तरह से देनी है। इवन दो देखिए होता क्या है, कभी कभी काफी एनेक्सर्स होते हैं, ठीक है, उस एनेक्सर्स को पूरे को तो कंप्लीटली न्यूज़पेपर में दे नहीं सकते, तो एनेक्सर्स का जिस्ट निकालती है क्या,
मीडिया हाउस या मीडिया पब्लिकेशंस, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में लिख के और पब्लिक को क्या कर देते हैं, इंफॉर्मेशन कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो प्रेस नोट्स में एडिट होती है, ठीक है, ये भी प्रेस को दी जाती है। नाउ बात करते हैं कि जो एंडोर्समेंट में क्या होती है। एंडोर्समेंट में कभी कभी क्या होती है, यानी मान लो ये कोई डिपार्टमेंट है, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स को कॉपी फॉरवर्ड कर दे, या फिर गलती से इस डिपार्टमेंट में आ जाए और ये डिपार्टमेंट फिर वापस या तो रिटर्न कर दे या किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स को वो कॉपी फॉरवर्ड कर दे। यानी कि मान लीजिए कि मैं कोई भी ऑफिसर हूं, जस्ट इमेजिन आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओके, और मैंने कुछ फाइल्स चलाई थी एंड दैट फाइल इज मतलब अबाउट टू सेंड, कि मान लो वो सेक्शन ऑफिसर को जानी थी, ठीक है, या सेक्शन ऑफिसर को छोड़ो, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, मुझे ये फाइल भेजनी थी एम्स दिल्ली। जस्ट सपोज मैं ये एक इमेजिनरी बात बता रहा हूं, और वो भेजनी थी मुझे किसी एचओडी को या कोई डीन ऑफ एग्जामिनेशन सेल को भेजनी थी, ठीक है, लेकिन ये फाइल डीन ऑफ एग्जामिनेशन सेल्स को नहीं जाती है और वो चली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट या एडमिन डिपार्टमेंट में चली जाती है। ये गलती से फाइल आ गई। अब ये अकाउंट ऑफिसर्स, या मान लो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बैठा होगा या जूनियर अकाउंट ऑफिसर एवर, तो वो इसको असेस करेगा, सोचेगा ये फाइल गलती से हमारे पास आ गई, तो ये फॉरवर्ड कर देगा डीन ऑफ एग्जामिनेशन सेल्स। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इस मामले में भी ये एंडोर्समेंट दिया जाता है। अब इसमें सिग्नेचर्स किस किस के होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी तक मैंने आपको प्रीवियस जितने भी लेटर्स है, मेमोरेंडम है, ऑफिस ऑर्डर है, ये चीज़ें पढ़ाई थी, चाहे वो डीओ हो, उसमें सिग्नेचर्स के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं किया था, ठीक है। मैंने बताया था कि ये ऑफिसर होगा इस हिसाब से, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया जाता है वो सिग्नेचर्स पे दिया जाता है। इंटर डिपार्टमेंटल नोट में अंडर सेक्रेटरी से लेवल का कम पर्सन कभी साइन नहीं कर सकता, यानी कि जो डीलिंग असिस्टेंट्स ये होते हैं वो साइन नहीं होते। जो आपकी प्रेस कम्युनिटी होती है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा। जॉइंट सेक्रेटरी का ही इतनी पावर होती है कि पीआईबी में दे सकता है। भाई कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो पब्लिक तक इंफॉर्मेशन जा रही है, तो आपके डिपार्टमेंट का कोई अकाउंट ऑफिसर तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दे देगा। उसके लिए एक बहुत हायर लेवल का ऑफिसर चाहिए जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, चाहे वो आपकी प्रेस नोट में हो। और ऑफ कोर्स जो आपके एंडोर्समेंट है वो अंडर सेक्रेटरी लेवल के पर्संस के साइन होंगे। पर्पस क्या हो गया, मैं हमेशा बोला आईडी नोट विल बी फॉर एडवाइस एंड कंकरेंसेस। और जो प्रेस कम्युनिटी है वो एग्जैक्ट पब्लिसिटी के लिए होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो मोदी जी चाहते हैं वो होगा। और जो प्रेस नोट होती है वो जनरल पब्लिसिटी होती है कि जो प्रेस नोट्स या मीडिया हाउस को लगता है कि ऐसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब से कनेक्ट कर सकते हैं लोग, तो उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। और मैंने ये पहले बोला था, कभी कभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कॉपी फॉरवर्ड करनी हो तो इन्फॉर्मेशन या एक्शंस। अब एक चीज़ बता दूं, एंडोर्समेंट का भी कोई रूल्स नहीं होता। मैं आपको जब लेटर पढ़ा रहा था, लेटर में आपने देखा होगा सिग्नेचर्स अथॉरिटी के बाद में मैंने @, एंडोर्समेंट डाला था, और उस एंडोर्समेंट में मैंने ये डाला था कि ये जो पर्टिकुलर लेटर है इसकी कॉपीज कहाँ कहाँ फॉरवर्ड होगी, इसकी कॉपी कहाँ कहाँ फॉरवर्ड होगी, दैट इज द एंडोर्समेंट। तो वहां पे भी ये यूज होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट स्पेसिफिकली क्या होता है, कोई आपने कंटेंट नहीं डाला, चाहे याद रखना कंटेंट नहीं डाला, कंटेंट नहीं डाल के सिर्फ आपको एक आपने पीडीएफ बनाया, पीडीएफ को सिर्फ कॉपीज को सर्कुलेट करना है, तो फिर एंडोर्समेंट का प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर तैयार होगा। अदरवाइज याद रखिए क्वेश्चंस होगा और उसमें ये बोला जाएगा प्लीज फॉरवर्ड दिस कॉपी, और आप एंडोर्समेंट बना के आ जाओगे, तो दैट इज द एंटायरली इनकरेक्ट। एंडोर्समेंट तब बनाना है जब आपके पास में कंटेंट ना हो और सिर्फ आपको कॉपीज को फॉरवर्ड करवाया जाए। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, समझो दोबारा से। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आई होगी, उसमें आपको कोई कम्युनिकेशंस बनाना हुआ होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले
उस कम्युनिकेशन में चेक करना है कि कहीं लेटर तो नहीं बन रहा है या कोई भी कम्युनिकेशन तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो कम्युनिकेशन बनाना है पहले, एंड देन आफ्टर @ करके एंडोर्समेंट करके फिर डिपार्टमेंट के नेम मेंशन कर देना, किस किस को भेजना, दैट्स इट, इतना एंडोर्समेंट है। अगर आपको ये जो बीच वाली प्रोसेस नहीं करनी, दिस वन, तब जाके आप एंडोर्समेंट का प्रॉपर फॉर्मेट जो मैं आज पढ़ाऊंगा, यू हैव टू फॉलो इट। आई होप यहां तक समझ आ गया है, नहीं आया तो दोबारा से कर लेना। इस वीडियो पे जाने से पहले प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है और बार बार रिवीजन करना जरूरी है। आपके दिमाग में एक एक रूल छप जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है। तो आज हमारा ड्राफ्टिंग का फाइनल वीडियो होगा एंड दैट विल बी द एब्सोल्युटली सिनेमैटिक। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स। पहले समझो कि ये होता क्या है। ये कभी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच में कंसुलेशन से रिलेटेड यूज होता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है, एडवाइस क्या होती है, व्यूज क्या होते हैं, कंकरेंस क्या होता है, क्लैरिफिकेशंस ऑफ रूल्स क्या होता है। आप कहोगे तो सर ये तो क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल तो नोटिफिकेशंस भी होते हैं, एडवाइस, व्यूज एंड कंकरेंस तो डीओ भी दे सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें ये स्पेसिफिकली इस चीज के लिए होती है जब भी फाइनेंस कंकरेंस की बात हो, जैसे आपके एफए को भेजा जाए फाइनेंशियल एडवाइजर को, तब इंटर डिपार्टमेंटल। मान लीजिए इसका मतलब क्या है, कब होता है, जस्ट इमेजिन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यू आर वर्किंग इन एडमिन डिपार्टमेंट, ओके, इन एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। मान लो एस्टेब्लिशमेंट में कुछ भी रिम्बर्समेंट से रिलेटेड काम है या कुछ भी काम है, उसमें आपको ये देखना है कि किसी ने होटल की थी 7200 की, ओके, एंड उसका रिम्बर्समेंट कितना हो सकता है। रूल्स बोल रहा है कि 7200 नहीं होगा, बट इन्होंने जेन्युइन वे में 7200 रुपीज होटल्स उस पर्टिकुलर सिटी में मिलने की वजह से की थी। समझ रहे हो, मान लो कोई ऑफिसर था, दिस इज द ऑफिसर, और उसको दिल्ली में कोई मीटिंग में जाना था और उसने होटल बुक की। उस दिन कोई भी फंक्शन होने की वजह से उसको 7200 की ही होटल मिली, उससे नीचे होटल थी ही नहीं, तो उसको तो होटल में रहना पड़ेगा। और ही वेंट फॉर द गवर्नमेंट और ऑफिशियल पर्पस, तो 7200 रुपीज तो रिम्बर्समेंट होने चाहिए, लेकिन रूल्स कहता 7200 रुपीज नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ऑफिसर सड़क पे रहेगा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट से कंकरेंस करेगा, और अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर। अब ऐसे तो नहीं है कि यहाँ का कोई एक ऑफिसर जाएगा पैदल और अकाउंट ऑफिसर के थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, इंटर डिपार्टमेंटल नोट चलाएगा, लेटर नहीं लिखेगा। लेटर क्यों नहीं लिखेगा, वो इंटर डिपार्टमेंटल होनी चाहिए, मतलब ऑफिशियल जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना तभी। इसलिए इसमें डीओ डिक्लेरेशन, लीगल ओपिनियन रिक्वायर्ड। हर डिपार्टमेंट में एक लॉ ऑफिसर होता है, जब भी हम उसको भेजते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर को भेजेंगे, कोई भी हम दूसरे डिपार्टमेंट की कमेंट्स लेना चाहते हैं, मान लो कि कोई डिपार्टमेंट में आर है, जैसे जस्ट इमेजिन दैट यू आर फ्रॉम एम्स भोपाल और यू आर हैविंग द डाउट इन रिक्रूटमेंट रूल ऑफ एम्स भोपाल, देन यू कैन सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्स दिल्ली। वो लेटर में भी दे सकते हो या इंटर डिपार्टमेंटल नोट में भी। तो बेटर कौन सा रहेगा, इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स। कब देना होगा, क्यों देना होगा, विल डिस्कस। ऑथोरिटी हमेशा मैंने पहले बोला था, कौन अप्रूवल कौन करता है, जॉइंट सेक्रेटरी या उसके अबव लेवल, और सिग्नेचर अंडर सेक्रेटरी या उसके अबव लेवल के। इसका फॉर्मेट्स देख लो जो आपके CSMOP में गिवन है। CSMOP में जो फॉर्मेट गिवन है, क्या वो लास्ट एंड फाइनल है? ऐसा कभी नहीं होता। ये जो फॉर्मेट गिवन है एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए गिवन है, तो वो चेंज होता रहता है। सेकेंड थिंग इज दैट मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग वेदर वी हैव टू मेंशन इन DFA और नोट। देखो DFA तब तक दिया जाता है जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाए हायर अथॉरिटी से, तब तक। हालांकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको अप्रूवल मिल जाए, अप्रूव नहीं भी मिला है और अभी आपको ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल ही लिखना है, तो DFA मेंशन करना जरूरी है।
कोई भी रूल नहीं कहता डीएफए मेंशन करना है, कोई भी बोले आपको, कोई भी। अगर आप डीएफए मेंशन करते हो तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर नहीं करते हो तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, इट्स अप टू यू। बट एग्जामिनेशंस में जनरली क्या होता है, डीएफए मेंशन नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके स्ट्रिक्ट हो जाओ, भाई डीएफए मेंशन ही नहीं करना या डीएफए मेंशन ही करना है, इट्स अप टू यू, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ इंटर डिपार्टमेंट नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस तरह से करना है, वी विल डिस्कस सब्जेक्ट्स, देन यहाँ पे डिपार्टमेंटल की आईडी होती है, ऊपर देखना यहाँ पे कभी भी 5 नंबर नहीं आएगी। डिपार्टमेंटल की आईडी 9 नंबर्स होंगे, डेटेड होगी, किस तरह से होंगे, इसमें सब्जेक्ट से सीधा सीधा पॉइंट्स में लिखने हैं और नंबर मेंशन करनी है। रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा, विल डिस्कस इन वेरी डिटेल। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एम्स न्यू दिल्ली प्रपोज टू इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर ऑल कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आईसीएमआरस है, उसमें कंट्रेक्चुअल वर्कर है ना, उनके लिए भी बायोमेट्रिक मैंडेटरी कर दिया है। तो एम्स दिल्ली ने भी ये प्रपोज किया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। एज पर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ये देखो रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूल्स क्या है, एग्जिस्ट करने वाले हैं। Clarification is required from Ministry of Health and Family Welfare regarding to what? Regarding to whether contractual staff can be mandatorily covered under biometric attendance. वो information seek कर रहे हैं from Ministry Health and Family Welfare। कौन, एम्स न्यू दिल्ली वाले। रिमेंबर वन थिंग, दिस थिंग, इसमें आपको ये होना चाहिए, सेंडर अथॉरिटी कौन है, रिसीवर कौन है, ठीक है। इस चीज का, क्योंकि इस चीज का क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट में मेंशन किया हूँ। तो एम्स न्यू दिल्ली सेंडर है, रिसीवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। वेदर देयर डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग अटेंडेंस सिस्टम्स, ये कंट्रेक्चुअल वर्कर के फाइनेंशियल अप्रूवल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 25 बायोमेट्रिक मशीन्स, ड्राफ्ट द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन सीकिंग एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द सेंडिंग अथॉरिटी, ओके। सेंडिंग अथॉरिटी कौन है, इस पे बता ही दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है आपको, ओके। लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या कोमा आएगा, कहीं पे भी कोमा नहीं आएगा, रिमेंबर दिस थिंग्स। डिपार्टमेंटल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस, चिकित्सालय प्रशासन विभाग। आप कहोगे मिनिस्ट्री भी मेंशन कर दो, मिनिस्ट्री मेंशन कर सकते हो हालांकि इसके अंडर, लेकिन आप एडवाइस जो ले रहे हो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ले रहे हो, तो यू विल राइट ओवर द ईयर। इस वजह से मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं लिखी। तो ट्राई करना, अगर एम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, देन डोंट राइट मिनिस्ट्री इन सेंडिंग अथॉरिटी, क्योंकि आप लिख रहे हो उसी डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, एंड यू आर ऑल्सो मेंशनिंग इन सेंडिंग authority the same ministry, so this won't be appropriate। उसके बाद में इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट्स स्टार्स की बात बता दूं, इसके बाद में भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हो। आईडी नोट का कोई भी ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है, रिमेंबर। सब्जेक्ट लिखोगे कि आप क्या करने जा रहे हो, बायोमेट्रिक करोगे, किसके लिए, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए। तो इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन एम्स न्यू दिल्ली। मैंने पहली चीज बोली थी, इसके ऊपर जाने से पहले चीज पढ़ो। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, रिमेंबर, हमेशा जो भी एग्जिस्टिंग रूल या बैकग्राउंड है, एग्जिस्टिंग रूल क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होगा कि एज पर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑन हेल्थ फैमिली वेलफेयर्स, ठीक है। इसका मतलब ऑलरेडी ये जो रूल्स बनाया हुआ है बायोमेट्रिक से रिलेटेड, वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास में, और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दो शो कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, आपको पहले उस पर्पज से रिलेटेड पहले पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, इश्यू क्या है, यू हैव टू शो। तो हमेशा पहले कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में भेज रहे हो, पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए पहले पैराग्राफ में कि किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, बायोमेट्रिक से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स एंड इश्यू क्या आ रहे हैं, तो पहले पैराग्राफ के बारे में डिसीजन कर लें। The present rules regulating the attendance system in AIIMS New Delhi provides inter alia that biometric attendance is mandatory for regular employee। कंट्रेक्चुअल के लिए इंप्लीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये साफ साफ है ऑलरेडी जो परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए बायोमेट्रिक होगा।
जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए बायोमेट्रिक होगा। तो आप एग्जिस्टिंग रूल्स के बारे में लिख सकते हो। द प्रेजेंट रूल्स, ये लाइन सेम हर जगह चेप सकते हो। द प्रेजेंट रूल्स रेगुलेटिंग, गेटिंग माय पॉइंट, द प्रेजेंट रूल्स रेगुलेटिंग ओके द अटेंडेंस सिस्टम्स इन एम्स दिल्ली दैट अकॉर्डिंग टू, या फिर लिख सकते हो in reference to the existing rule of AIIMS Delhi, the attendance system in AIIMS New Delhi provides inter alia that biometric attendance is mandatory for all regular employees. अब क्वेश्चंस क्या इशू शो हो रहा है? नाउ यू कैन शो इशू. A question has now arisen whether the contractual employee engaged in various department or AIIMS can also be brought under the preview of biometric attendance system and whether their attendance data can be integrated with the existing system. क्या किया आपने? पहले कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, फिर इशू क्या अराइज हो रहा है कि जो कंट्रेक्चुअल वर्कर है उसको भी इस बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम्स है उसके अंडर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, और लाना चाहिए. ठीक है. देन थर्ड में क्या लिखना है? प्रपोजल क्या है और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन. भाई बायोमेट्रिक सिस्टम लाओगे तो पैसा खर्च होगा, तो आप एक्शंस शो करोगे. क्या एक्शन शो कर रहे हो? फर्दर दिस डिपार्टमेंट प्रपोज टू प्रोक्यूर 25 बायोमेट्रिक मशीन्स फॉर दिस पर्पस, और पैसा बता दो, लगभग 18.5 लाख रुपए लगेंगे. अब कंट्रेक्चुअल वर्कर्स को लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, अलग ज़्यादा मशीन्स लगानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट में ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी तो उसके प्राइस लगेंगे. तो यानी कि हम हमेशा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे. हर आईडी नोट में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगा. रिमेंबर दैट थिंग. फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो गया. कितनी बायोमेट्रिक लगानी? 25 लगानी है, 18,75,000 रुपया आप अपनी मर्जी से डाल देना. फोर्थ में क्या करोगे? अब आपका एडवाइस क्या है? यानी कि आप कंसोलेशन ले रहे हो तो आप डिपार्टमेंट से किससे लोगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ले रहे हो. देखो पहली चीज होगी. दूसरा देयर डाटा कैन बी इंटीग्रेटेड, ये, और तीसरी ये. अब आप फाइनेंशियल लोगे कि इन दिस रिगार्ड क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. ये हमेशा लिख लो कि हमें ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ है वो मैंडेटरीली कवर्ड अंडर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और नॉट. क्या कंट्रेक्चुअल स्टाफ को मैंडेटरीली बायोमेट्रिक सिस्टम में, अटेंडेंस सिस्टम में कवर करना है या नहीं? क्या उनका जो डेटा है कैन बी इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स होगा या नहीं? देन थर्ड, द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमेट्रिक मशीन कैन बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग बजट हेड. देखो कंट्रेक्चुअल के लिए हर डिपार्टमेंट में, यानी मान लीजिए एम्स दिल्ली में अकाउंट सेक्शन के पास में बजट पड़ा होगा, वो दूसरा इसके लिए बजट नहीं आया होगा. लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर के पास में इतनी पावर होती है, अगर वो ये कह देता है कि हाँ इसमें से पैसा निकालो बायोमेट्रिक की मशीन खरीदने के लिए, तो ये हमें 3 इंफॉर्मेशन लेनी. देन आफ्टर आप क्या करोगे? उनसे एक फॉर्मल क्लोजिंग लाइन डालोगे एडवाइस लेते हुए कि हम इसलिए आपसे ये एडवाइस लेना चाहते हैं कि क्या आप जो भी एडवाइस हो प्लीज दे दो. अभी आप डिसाइड नहीं किया. आईडी नोट में कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, सिर्फ एडवाइस सीख की जाती है, कंसुलेशन किया जाता है. तो आप किस फॉर्म में लिखोगे? ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बहुत ग्रेटफुल होगा आपकी एडवाइस के लिए. किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के लिए. जो भी इस पैराग्राफ नंबर 4 में डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड इश्यू को. ठीक है. फिर आप कौन ऑफिसर हो? XYZ ऑफिसर हो. एक लाइन छोड़ देना, डेप्यूटी सेक्रेटरी. मैंने पहले बोला था इसमें जो सिग्नेचर करने वाली जो अथॉरिटी होगी जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से वो लेवल का होगा. एंड ही इज डेप्यूटी सेक्रेटरी. टेलीफोन नंबर ये डाल देना, रट लो. ईमेल इस तरह से डाल देना. एंड देन किसको भेज रहे हो? यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, कभी भी आईडी नोट में ऐसे नहीं लिखते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है. देन निर्माण भवन, देन न्यू दिल्ली. ऐसे कभी भी नहीं लिखते. इसमें एक सिंगल लाइन में लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, कहाँ? निर्माण भवन, न्यू दिल्ली. फिर आपको क्या करना है? शिफ्ट प्लस डैश, इसको आप प्रेस करोगे तो एक वहां पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी.
ठीक है, अगर वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं होती तो आप डैश 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 कर सकते हो, ऐसे ये हो जाएगी। एंड देन आप ये इंफॉर्मेशन जरूर डालोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आईडी नोट डालोगे। आईडी नोट इज द सेम एज योर फाइल नंबर, देन एक स्पेस दोगे, देन डेटेड दिस वन, दैट्स इट, दैट इज योर आईडी नोट। तो आईडी नोट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंडर्स, रिसीवर्स हमेशा लाइन में आएगा। आईडी नोट की बात करूं क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट है, फिर लाइन, देन आपका जो डिपार्टमेंट है, जो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट कैन बी एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट कैन बी फैकल्टी, नॉन फैकल्टी, योर विच एवर डिपार्टमेंट, देन आईडी नोट, देन स्पेस, देन डेटेड। आई होप यू गॉट दिस। और सब में इस तरह से लिखना है। स्टार्ट कैसे करना है, आई हैव प्रोवाइडेड। टॉप पे हमेशा एम्स और योर डिपार्टमेंट जो सेंडर होगा, बॉटम में हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो रिसीवर में होगा। ओके, अब बात करते हैं आईडी नोट ऑफिस मेमोरेंडम लेटर में कैसे याद करेंगे। इसमें कहीं पे भी कोई भी ऑफिसर सर मैम की जरूरत ही नहीं थी, इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात हो रही है। तो आईडी नोट में कंसुलेशंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स होती है। लेटर में क्या होता है, कम्युनिकेशंस हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस। इसमें कम्युनिकेशंस तो हो ही नहीं रहा है, कम्युनिकेशंस एंड कंसुलेशंस में डिफरेंस है। इन्होंने बता दिया कि हमें ये इम्प्लीकेट करना है, अब आप एडवाइस दे दो, एंड आवर डिपार्टमेंट विल बी द ग्रेटफुल फॉर योर एडवाइस। कम्युनिकेशंस में जरूरी नहीं एडवाइस ही हो, कम्युनिकेशन कैन बी बोथ साइड, इसमें भी बहुत साइड होता है, बट देन एक आईडी नोट जाने के बाद में दूसरे, ठीक है। इट कैन बी आउटसाइड ऑफिस और इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कि जरूरी हो सकता है एम्स नो दिल्ली यूपीएससी को भेज रहा हो, दैट इज आउटसाइड ऑफ ऑफिस या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। ऑफिस मेमोरेंडम में हमेशा बोल दिया मैंने, इसमें पॉलिसीज, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डिसीजन विल बी डिसाइडेड। ओके, और अगर यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज हो रहा है ना आपको, तो भाई आपको दोबारा से मेरी प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करने की जरूरत है, आप भूल चुके हो। अगर प्रीवियस वीडियो रिवाइज कर ली, लेटर एंड ओएम में डिफरेंस पता चल गया तो आईडी नोट में 100% पता चल जाएगा, आई एम श्योर। चलो, नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रेस कम्युनिकी। ओके, प्रेस कम्युनिकी wait